वीडियो को स्टार्ट में इस तस्वीर को देखें और कमेंट करके बताएं कि ये किस सियारे की तस्वीर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये हमारी स्क्रीन की तस्वीर लगेगी, क्योंकि इसमें आपको हमारी स्क्रीन जैसा नीले रंग का समुद्र और खुश्क जमीन नजर आ रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तस्वीर है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट सैटर्न के चांद टाइटन की, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 4 नवंबर 2022 को खींचा था। और इस टेलीस्कोप ने इस चांद पर हमारी स्क्रीन जैसे बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स और एक बहुत बड़ा ओशियन फाइंड किया है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इसमें आप 2 बादल देख सकते हैं, जिनमें एक का नाम क्लाउड ए और दूसरे का नाम क्लाउड बी है। और इसके सेंटर में जो एरिया है उसे क्रैकन मेरे का नाम दिया गया है। उसके नीचे एक डार्क रीजन है, उसे बेल्ट का नाम दिया गया है। असल में क्रैकन मरे मीथेन से बना हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है और बेल्ट डार्क सैंड ड्यून से भरा हुआ एरिया है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये वैसे हैं जैसे हमारी स्क्रीन पर रेगिस्तान की रेत पर बनते हैं। आज तक टाइटन को वॉयेजर 1, कैसिनी और ह्यूगन स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मीथेन और नाइट्रोजन की ठंडी कैसे बना हुआ है। अगर हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई NIR पिक को देखें, इसमें आप इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन IR लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें जो डार्क रीजन है वो उसका एटमॉस्फेयर है जो मीथेन से बना हुआ है। ये एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि ये गैस IR लाइट को जज़ब करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी मीथेन से बनी हुई सरफेस को स्टडी नहीं कर सकता। अगर हमें स्क्रीन पर रहकर इसकी सरफेस को देखना है तो हमें मिड IR या फार IR टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मीथेन पर पड़ने वाली छोटी से छोटी लाइट को भी स्टडी करके मीथेन से बनी सरफेस को स्टडी कर सकती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में फार IR कैमरा तो नहीं है, लेकिन मिड IR कैमरा जरूर था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा ओशियन और सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को फिर देखें, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्राइट एरिया भी नजर आ रहा होगा, जिसका नाम एड्री है। ब्लर होने की वजह से साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये है क्या, लेकिन सैंड ड्यून्स और ओशियन सच में एक बड़ी डिस्कवरी है। जब ओशियन की बात आती है तो माइंड में ये भी चीज आती है कि क्या उसमें लाइफ है या नहीं। ये तब ही पता चलेगा जब हम वहाँ जाएंगे। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये हमारी स्क्रीन की तस्वीर है, जिसे रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नजर आ रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है, जो इस बात का सबूत है कि इस सियारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया है। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी ज़मीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस प्लेनेट के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं। अगर हैं तो मैं भी आपकी तरह चौंका था। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं। ये सियारा हमारी स्क्रीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। कायनात में जितने भी सियारे मौजूद हैं, ये उनमें हमारी स्क्रीन के सबसे ज्यादा करीब है। अब तक इस सियारे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसके मुताबिक ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस बात का नोट करें, अगर साइंसदान को लगे कि कायनात में किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी सियारे का वो एरिया होता है, यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये पॉइंट इस प्लेनेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट उस सियारे की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद सियारा जितना ज्यादा पुराना होगा, उस पर लाइफ के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी एग्जांपल हमारी स्क्रीन है, जिसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे। और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है, क्योंकि इस सियारे का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है।
जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ऐसे स्टार खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से इनके किट ऑर्बिट करने वाले सियारों पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस प्लेनेट के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी की गई है, उसके मुताबिक इसके कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इस सियारे से अब जो लाइट हमें मिली है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिससे ये लाइट आ रही है, यानी वहाँ पर जिंदगी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे हम अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। और साथ ही ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी रोशनी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम उस सियारे को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। ये बात आप जान लें कि कायनात में बड़े स्टार के किट ऑर्बिट करने वाले सियारे को स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनकी रोशनी उनके एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, जिससे उनका एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन छोटे स्टार के किट ऑर्बिट करने वाले सियारे को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कम लाइट की वजह से वो सियारा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद जेम्स ने इस सियारे से आने वाली लाइट को डिटेक्ट किया, जो रात के वक्त चमकने वाले शहरों की लाइट है। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये लाइट आज से 4 साल पुरानी है, क्योंकि ये सियारा हमसे 4 लाइट ईयर दूर है, जिसकी वजह से इसकी लाइट को जमीन तक आने में 4 साल लगे। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानी शहरों की है, लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानों की नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही है। अब वो चीज क्या है, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। इसके अलावा एक और सियारा है जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया। उस सियारे का नाम है LHS 472p। ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके अलावा इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी जमीन हमारी जमीन की तरह बिल्कुल ठोस है, यानी वहाँ पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ मौजूद हैं। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वहाँ समुंदर है या नहीं, लेकिन साइंसदान अभी भी इस सियारे को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की तस्वीर है। इसे 2022 में साउथ अफ्रीका में लगे मीरकट रेडियो टेलीस्कोप से खींचा गया था। इसे एक तस्वीर को बनाने में इस एरिया की बहुत सारी तस्वीरें खींची गई, जिसमें साइंसदानों को 3 साल लग गए। 2022 में पब्लिश होते ही ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, क्योंकि इस तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिसको देखने के लिए साइंसदान पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा इस तस्वीर में एक और चीज है जिसने साइंसदान को हैरान कर रखा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, जिसके ऊपर और नीचे धागे जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को फिलामेंट कहते हैं, जो एक लाइन के ऊपर धागे की तरह ऊपर और नीचे लटके हुए हैं। इन फिलामेंट्स की लंबाई 150 लाइट ईयर और चौड़ाई 1 से 3 लाइट ईयर है। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान को पता ही नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्स आखिर है क्या। ये स्ट्रक्चर यानी फिलामेंट्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं। गैलेक्सी के सेंटर का एरिया 1600 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस एरिया में स्टार्स की फॉर्मेशन और स्टार्स के फटने की रेशो गैलेक्सी के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जब स्टार्स फटते हैं तो उनके अंदर से कॉस्मिक रेज निकलती है। ये कॉस्मिक रेज खला में दूर तक फैलती है, लेकिन गैलेक्सी के सेंटर में इन रेज की पावर बाकी एरियाज के मुकाबले में 100 से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत डेंस धूल के बादल, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, एक्सरे रेडिएशन और बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद है। इन सारी चीजों के अलावा यहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है, जिसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल को और इसके आसपास के एरिया को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से इस एरिया में मौजूद बादलों ने इस एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए साइंसदान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम के जरिए इस जगह को देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ गैस और डस्ट के बादलों से आसानी से गुजर जाती है, जिससे बादलों के पार चीजों को भी देखा जा सकता है। और वो फिलामेंट्स यानी स्ट्रक्चर इस ब्लैक होल वाले एरिया के पास बने हुए थे। 1980 के शुरू में फरहाद यूसुफजैद, जो अपनी पीएचडी कर रहा था, उसने न्यू मैक्सिको में मौजूद वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप के जरिए मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का रेडियो मैप बनाया। उसका प्लान उन एरियाज को स्टडी करना था यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसे रोशनी की पतली लाइंस हर जगह फैली हुई नजर आ रही थी, जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसे लगा कि शायद तस्वीर में कोई एरर है, जिसकी वजह से ये लाइंस शो हो रही हैं। इसीलिए उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनमें भी सेम इसी तरह की लाइंस दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गई कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक डिस्कवरी थी। ये ऐसी चीज थी जो इससे पहले ना उसने और ना किसी और ने देखी थी। असल में ये स्ट्रक्चर्स यानी फिलामेंट्स थे, जो एक तरतीब के साथ फैले हुए थे, लेकिन पहले समझा जाता था कि ये बिखरे हुए स्ट्रक्चर हैं, जो 50 लाइट ईयर से 100 लाइट ईयर लंबे और सिर्फ 1 से 3 लाइट ईयर चौड़े थे। और ये फिलामेंट इस एरिया के सेंटर के ऊपर और नीचे सीधे लटके हुए थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले साइंसदान को लगा कि शायद ये गर्म गैस जो स्टार्स के फटने से निकलती है उससे बने हैं, लेकिन डेटा में कंफर्म हुआ कि ये गर्म गैस से नहीं बने। मजीद स्टडी करने से पता चला कि इनके अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिनसे बहुत तेज रोशनी निकलती है। ऐसी रोशनी तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स रोशनी की रफ्तार के करीब यानी 3 लाख फी सेकंड की रफ्तार के करीब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार इतनी तेज कैसे हुई। पहले साइंसदान को लगा कि यहाँ स्टार्स में जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उसकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है, लेकिन इन फिलामेंट्स की पूरी लंबाई में मुसलसल रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार किसी और वजह से तेज हो रही थी। क्योंकि अगर ये नए सितारों या सुपरनोवा ब्लास्ट से बने होते तो रोशनी सिर्फ एक जगह या चंद हिस्सों तक होती, इसीलिए इनको नॉन थर्मल फिलामेंट्स नाम दिया गया। यानी ये रोशनी गर्मी की वजह से पैदा नहीं हो रही, बल्कि तेज रफ्तार पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस जगह को देख पाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट के बादल, कॉस्मिक रेस और स्टार्स के ऑर्बिट की रफ्तार बहुत तेज है। इसीलिए साइंसदान इनके बारे में इतना नहीं जानते थे कि ये फिलामेंट्स कैसे बने। इसीलिए इनको अच्छे से स्टडी करने के लिए मीरकट रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। ये रेडियो टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में मौजूद है। इसमें 64 एंटीना शामिल हैं। हर एंटीना 13.5 मीटर डायमीटर का है और ये सब 8 किलोमीटर के जोन में फैले हुए हैं। ये टेलीस्कोप 4 साल में तैयार हुआ और इसे 2018 में साउथर्न हेमिस्फीयर में लॉन्च किया गया। साउथर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से इस टेलीस्कोप से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को देखा जा सकता है और साइंसदानों ने इससे गैलेक्सी के 6.5 स्क्वायर डिग्री एरिया को सर्वे किया। इस एरिया के बिल्कुल सेंटर में ही सैजिटेरियस ए ब्लैक होल मौजूद था। इस ब्लैक होल को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पिछले 100 सालों से साइंसदान इस ब्लैक होल को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज तक वो इसे नहीं देख पाए। लेकिन 3 सालों की कोशिश के बाद साइंसदान एक शानदार इमेज खींचने में कामयाब हो गए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इमेज साइंस से ज्यादा एक आर्ट पीस लगती है। इस तस्वीर के सेंटर में सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर है, जिसे साइंसदान पहली बार देख रहे थे। इसके अलावा इस एरिया में बहुत ज्यादा फटने वाले स्टार्स की बाकियात, स्टार्स की फॉर्मेशन वाला एरिया और बहुत से नए फिलामेंट्स वाज़िया नजर आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस तस्वीर में फिलामेंट्स की तादाद पहले से 10 गुना ज्यादा थी, जिनमें ज्यादातर को पहले कभी नहीं देखा गया। इस डिस्कवरी ने साइंसदान को हैरान कर दिया। स्टडी से पता चला कि तमाम फिलामेंट्स मैग्नेटाइज्ड हैं और इनके मैग्नेटिक फील्ड आम मैग्नेटिक फील्ड से 10 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये भी कंफर्म हुआ कि इनसे निकलने वाली रोशनी से ही इन फिलामेंट्स को पहचाना जा सकता है। मीरकट टेलीस्कोप से ये भी पता चला कि गैलेक्सी के ऊपर और नीचे बहुत बड़े रेडियो बबल्स मौजूद हैं, जिनकी शेप और ग्लास जैसी बनती है और ये बबल हजारों लाइट ईयर तक फैले हुए हैं। इस तस्वीर से साइंसदान को पता चला
कि ये फिलामेंट्स और ये बबल कैसे बने। लाखों साल पहले इस ब्लैक होल में एक बस्ट हुआ था जिसकी वजह से ये बबल बने। इस बस्ट की वजह से गैस और कॉस्मिक रेस गैलेक्टिक सेंटर से बाहर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बना और इसी प्रोसेस में नॉन थर्मल फिलामेंट्स भी बन गए। यानी बबल्स और फिलामेंट्स दोनों एक ही वक्त के बने हुए लगते हैं। नॉन थर्मल फिलामेंट्स साइंसदान को ये समझने में मदद देते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद बहुत बड़ा ब्लैक होल किस तरह अपनी ताकत और एनर्जी से पूरी गैलेक्सी में नए स्टार के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यानी इस ब्लैक होल के अंदर से जो एनर्जी और गैस निकलती है, जैसे वो फिलामेंट्स और बबल, इनसे कई स्टार्स की फॉर्मेशन होती है और कई स्टार फटकर खत्म हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल के इस अमल से गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन का एक तवाज़ुन बना रहता है। अगर ऐसा ना हो तो स्टार्स की फॉर्मेशन बेकाबू हो जाए। यानी ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है जिसमें स्टार्स एक तसलसल के साथ खत्म भी होते हैं और बनते भी हैं, जिससे गैलेक्सी में बैलेंस बना रहता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह के फर्मी बबल्स को 2010 में डिस्कवर किया गया था। वो 50,000 लाइट ईयर तक फैले हुए हैं और शायद ये 1 लाख सुपरनोवा जितनी एनर्जी के बराबर आउटबर्स्ट की वजह से बने थे। इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के दिल यानी सेंटर में क्या हो रहा है। मीरकट ने दूसरी गैलेक्सी में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को फाइंड किया है जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक कॉमन कॉस्मिक प्रोसेस है। इन चीजों को देखकर हमें अल्लाह के बनाए हुए निजाम के बारे में पता चलता है और इस कायनात में बनाई गई हर चीज का कोई ना कोई मकसद है और कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर दिल करे तो कमेंट्स में अल्लाह की तारीफ जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।